देखो बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। हमने देखा है कि हमारे पास प्लैनेट्स हैं, वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। ये हमने कह दिया सन है, इसके चारों तरफ प्लैनेट्स हैं वो हमारे पास रिवॉल्व करते हैं। और हमने देखा है कि भाई प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ में। इसी टाइप से हमने देखा एटम। एटम में हमने ये पढ़ा है कि ये तो हमारे पास न्यूक्लियस होता है, और जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर क्या होता है कि भाई आपके पास न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो हमारे पास क्या करते हैं, इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो ये सारा सारा हम किस में स्टडी करते हैं, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में स्टडी करते हैं। दूसरा बच्चों, आपने देखा होगा कि अगर मैं कह दूँ कि भाई ये हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, इसके साथ ये कोई भी एक बॉडी है, एक स्टोन है, वो मैंने टाइप कर रखा है, और जब हम इसको रोटेट करते हैं तो ये भी हमारे पास कैसे पाथ में रोटेट करता है, सर्कुलर पाथ के अंदर रोटेट करता है। इसका मतलब ये हो गया कि जब ये बॉडी हमारे पास सर्कुलर पाथ में रोटेट करती है, देन हम कहेंगे, आपने देखा होगा कि रस्सी के ऊपर एक इस सेंटर की साइड में एक फोर्स एक्ट करता है। इसका मतलब ये हो गया कि जब ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो इसके सेंटर की साइड में भी एक हमारे पास फोर्स एक्ट करेगा। और ये प्लैनेट जब सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो सन के सेंटर की साइड में एक फोर्स एक्ट करेगा। दैट फोर्स इज नोन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स, उस फोर्स का जो नाम दिया वो हमने क्या नाम दे दिया, सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम दे दिया। तो हमारे पास बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज दैट फोर्स which is responsible for revolution of a body in a circular path। सर्कुलर पाथ में रोटेट करने के लिए जिस फोर्स की जरूरत होगी, दैट फोर्स इज नोन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये तो हमने फीलिंग्स करके देखी है, महसूस किया है इसको, कि जैसे स्टोन बांधते हैं तो हमारे हाथ के ऊपर रस्सी की साइड में, सेंटर की साइड में हमारे पास एक फोर्स लगता है। और कई बार क्या होता है, रस्सी टूट जाती है तो इससे अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स और लगता है। दैट फोर्स इज नोन एज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दैट इज, हम कह सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये रिस्पॉन्सिबल है टू रिवॉल्व द ऑब्जेक्ट इन द सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, दैट फोर्स इज नोन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड दिस फोर्स इज आल्सो नोन एज द रेडियल फोर्स। इस फोर्स का जो नाम दिया वो हमने दूसरा क्या नाम दे दिया, रेडियल फोर्स का भी नाम दिया है, बिकॉज इट ऑलवेज एक्ट अलोंग द रेडियस। अगर बच्चों इस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट चला गया तब हम कहेंगे कि ये इसके सेंटर की साइड में इधर एक्ट करेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ चला जाएगा तब भी ये सेंटर की साइड में एक्ट करेगा। ऑब्जेक्ट यहाँ चला जाएगा तब भी किधर एक्ट करेगा, सेंटर की साइड में। ऑब्जेक्ट यहाँ चला जाएगा तो भी हमारे पास सेंटर की साइड में एक्ट करेगा। और ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तब भी ये हमारे पास किसकी साइड में एक्ट करेगा, आपके पास सेंटर की साइड में एक्ट करेगा। और जैसे ये सेंटर की साइड में एक्ट करेगा तो इस फोर्स का जो नाम दे दिया वो क्या नाम दे दिया, कोई सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम दे दिया। हमने देखा कि हर एक पॉइंट के ऊपर इसकी मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए, बट डायरेक्शन है वो हर एक पॉइंट पे क्या होती है, आपके पास चेंज होती है। देयरफॉर वी कैन से दैट सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज सेम इन मैग्नीट्यूड बट इट्स डायरेक्शन चेंजेस एट ईच पॉइंट। उसके बाद बच्चों हमने पढ़ा कि भाई फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा, और फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है। नव यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। और यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो किसके बराबर आया था, आपके पास v² अपॉन r के बराबर आया था। देयरफॉर वी कैन से दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया बच्चों, mv² अपॉन r के बराबर होगा। ये तो हमारे पास फॉर्मूला आया, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। m मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है
आर रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी विच इज रोटेटिंग इन द सर्कुलर पाथ। जो हमारे पास रोटेट करती है, और कौन से पाथ में रोटेट कर रही है बच्चों, ये सर्कुलर पाथ में हमारे पास रोटेट करती है, तो उसको हमने किसका नाम दे दिया भाई, दैट इज नोन एज द सेंट्रीपिटल, दैट इज नोन एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। उसके बाद हमने एक चीज़ और बताई। हमने क्या बताया, हमने बताया कि एक फोर्स है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, और जो फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है दैट फोर्स इज नोन एज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। उस फोर्स का जो नाम है वो हमारे पास है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारे पास कौन सा फोर्स होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये कहता है कि भाई हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में है, और ये हम कहेंगे माइनस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। जो सेंट्रीपिटल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको हमने क्या नाम दे दिया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का नाम दे दिया। आगे हम लोग कहते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये हमारे पास एक सूडो फोर्स है, और सूडो फोर्स है इसका मतलब ये हो गया कि वी कैन से दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज एन इमेजिनरी फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये हमारे पास कौन सा फोर्स होगा बच्चों, इमेजिनरी फोर्स होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, दिस इज द सूडो फोर्स एंड दिस फोर्स इज द इमेजिनरी फोर्स। ये फोर्स है वो हमारे पास इमेजिनरी फोर्स होगा। आगे देखो, आगे यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चन आते हैं, बड़े ध्यान से देखोगे। ये कहा है कि मेरे पास एक कॉन्वेक्स ब्रिज है, ये बड़ा कह दिया दिस इज द कॉन्वेक्स ब्रिज, जो कॉन्वेक्स ब्रिज है इसकी रेडियस है वो हमारे पास स्मॉल आर के बराबर है। क्वेश्चन ये है, ये कॉन्वेक्स ब्रिज है, इस कॉन्वेक्स ब्रिज की रेडियस है वो हमारे पास स्मॉल आर के बराबर है। अब ये कहता है कि कोई भी कार है इसके हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गई, और जैसे कार इसके हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंची तब ये कहता है कि ये कार है वी वेलोसिटी से मूव करती है। तब ये कहता है कैलकुलेट द नॉर्मल रिएक्शन एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करनी है। बच्चों देखो, इसका वेट किधर होगा, नीचे की साइड में, नॉर्मल रिएक्शन किधर होगी, ऊपर की साइड में। अब देखो भाई, मैं कहूँगा कि भाई हमारे पास जो सेंटर की साइड में नेट फोर्स एक्ट करेगा और सेंटर की साइड में नेट फोर्स एक्ट करेगा, तो मैं कह सकता हूँ कि नेट फोर्स इज इक्वल टू एम जी माइनस आर वन। एम जी नीचे की साइड में, भाई तभी तो सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगी जब नेट फोर्स सेंटर की साइड में होगा। आर वन किधर है, ऊपर की साइड में। एफ नेट इज इक्वल टू एम जी माइनस आर वन के बराबर हो गया। और जब सर्कुलर पाथ में रोटेट करते हैं तो क्या आप ये कह सकते हो कि नेट फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा। और इस हाईएस्ट पॉइंट पे मैंने जो वेलोसिटी मानी है वो कितनी मानी है, v, और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है वो बच्चों कितनी बताई है मैंने, r के बराबर बताई है। देयरफॉर मैं कह सकता हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो हमारे पास किसके बराबर आया, एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर हमने कह दी 2, और मैं यहाँ से कह दूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से, 1 और 2 से सोल्व करोगे तो एम जी माइनस आर वन इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। यही आएगा बच्चों, आर वन को इधर लिया हूँ और ये आया एम जी माइनस एम वी स्क्वेयर अपॉन आर इज इक्वल टू आर वन के बराबर आ गया। दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज आर वन इज इक्वल टू एम जी माइनस एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। और क्या आर वन है वो लेस होगी वेट से, यस,
R1 इज लेस देन द वेट ऑफ द कार। दूसरा क्वेश्चन आता है यहीं पे कि अगर ये ब्रिज है वो कॉन्वेक्स ना होके कॉनकेव होता और हमारे पास इस कॉनकेव की भी रेडियस है वो स्मॉल r के बराबर होती और लोवेस्ट पॉइंट पे कोई कार है वो मूव कर रही है और जो कार मूव करती है उसकी मैंने मान ली कि भाई वेलोसिटी है वो v वेलोसिटी है। ये मेरे पास ब्रिज हो गया और जो ब्रिज है ये हमारे पास आया है दिस इज द कॉनकेव ब्रिज। ठीक है, ये कॉनकेव ब्रिज है और जैसे ही कॉनकेव ब्रिज है तब हमने कह दिया कि भाई इस टाइप का कॉनकेव ब्रिज है, दिस इज द कॉनकेव ब्रिज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस लोवेस्ट पॉइंट पे एक कार थी बच्चों, वेट तो कार का किधर होगा, नीचे की साइड में, और नॉर्मल रिएक्शन किधर होगी, ऊपर की साइड में। अब बोलो ये हमारे पास सर्कुलर पाथ में जाएगी और सर्कुलर पाथ में तभी तो जाएगी जब R2 है वो ग्रेटर देन किससे होगा, mg से, और R2 ग्रेटर देन mg से है तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि नेट फोर्स है वो किसके बराबर होगा, आपके पास R2 माइनस mg के बराबर होगा। एंड दिस नेट फोर्स मस्ट प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दिस नेट फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। भाई लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या आएगी, इसकी बराबर आएगी। एंड वी गेट R2 माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। और बच्चों मैं R2 की वैल्यू निकाल दूं, R2 किसके बराबर आएगा, mg प्लस mv स्क्वायर अपॉन r के बराबर होगा। और यहाँ हमने देखा कि R2 इज ग्रेटर देन mg, दैट इज हमने कह दिया कि इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हमारे पास ग्रेटर रहेगी एज कंपेयर टू द वेट ऑफ द कार, वेट ऑफ कार से ज़्यादा रहेगी। बट इस केस में हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन है ये लेस होगी एज कंपेयर टू द वेट ऑफ द कार। देखो ये क्वेश्चन था हमारे पास। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, ध्यान दोगे, आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कि मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल कर्व्ड रोड। देखो मोशन ऑफ ए कार ऑन ए लेवल कर्व्ड रोड, कर्व्ड रोड। ध्यान से देखोगे, कोई भी कार है उसका हम क्या देख रहे हैं, वही मोशन देख रहे हैं और कैसे रोड पे होगा आपके पास, लेवल सर्कुलर कर्व्ड रोड। ये मैंने मान लिया कि ये मेरे पास कोई भी एक सर्कुलर कर्व्ड रोड है। इससे पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि भाई हमारे पास कोई भी कार है जब वो लेवल सर्कुलर रोड के ऊपर रोटेट करती है तो वहाँ पे हमारे पास कौन सा फोर्स है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाता है। ध्यान देंगे आप लोग। मैं आपसे ये बात पूछता हूँ कि मैंने मान लिया कि ये मेरे पास कोई भी एक सर्कुलर पाथ है, फिलिंग करनी है इसकी। अब हमने क्या कहा कि भाई एक बच्चा है वो क्या कर रहा है कि बाइक को गोल गोल घुमा रहा है, और आपने देखा होगा कि जब कोई बच्चा स्टंट मारता है तो आपने देखा होगा कि जो बाइक है ना वो मिट्टी को, अगर इस पॉइंट पे था टायर तो मिट्टी को इस साइड में धकेल लेगी, अगर वो टायर इस पॉइंट पे चला जाता है तो मिट्टी को इधर धकेल देती है, अगर वो टायर घूम के यहाँ चला जाता है तो मिट्टी को बोलो इस साइड में धकेल लेगी या नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि अप्लाइड फोर्स बाय द बाइक है, टायर ने जो हमारे पास फोर्स अप्लाई किया वो इस डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया। और हम कहेंगे कि जब अप्लाइड फोर्स इस साइड में है तो बोलो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमारे पास इसके सेंटर की साइड में एक्ट कर रहा है या नहीं। और जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके सेंटर की साइड में एक्ट करता है तो क्या यही फोर्स है इसको रोटेट करवाएगा सर्कुलर पाथ में, और जब ये फोर्स इसको सर्कुलर पाथ में बच्चों रोटेट करवाएगा देन वी कैन से दैट दिस फोर्स प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज इन दिस केस दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल प्रोवाइड्स
द नेसेसरली सेंट्रीपिटल फोर्स। सिर्फ ये बात समझनी है आपको, जब बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में रोटेट करती है, किसी सर्कुलर टर्न लेती हैं, then we can say that the force of friction will acts towards the center of the circle। सर्किल के सेंटर की साइड में हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो एक्ट करेगा, और ये हमारे पास एक्ट कर गए इसके सेंटर की साइड में। देयरफॉर हर एक पॉइंट पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है इट विल प्रोवाइड्स द नेसेसरली सेंट्रीपिटल फोर्स। ये पॉइंट आपको समझना है। अब देखो इसमें फीलिंग आई होगी आपको। अब यहाँ से देखो, मैंने मान लिया कि ये मेरे पास कोई भी एक लेवल का रोड है, यहाँ पे मेरे पास कोई भी कार है। मैंने मान लिया कि m कार का मास है, v वेलोसिटी है, और हम कहते हैं कि किस मैक्सिमम वेलोसिटी से कार को हम टर्न कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पे देखो इसका वेट किधर होगा, नीचे की साइड में, और बोलो कार की नॉर्मल रिएक्शन किधर होगी, ऊपर की साइड में होगी, यही होगी। अब आप लोग ध्यान दें कि कार है वो हमारे पास किधर टर्न कर रही है। जैसे ये बाइक का केस बताया, ऐसे इधर ही टर्न कर रही है, और जब कार इधर टर्न करेगी तो बोलो मेरी ये फिंगर्स है, इनके अलोंग फोर्स है वो एक्ट करेगा या नहीं, धक्का इधर लगाएगा। देयरफॉर हम कहेंगे कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो बोलो इसके सेंटर की साइड में एक्ट कर रहे हैं, इधर जो कर्व है इसके सेंटर की साइड में एक्ट करेगा। देयरफॉर वी कैन से दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन। एंड क्या ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस सर्किल के सेंटर की साइड में एक्ट करता है? यस, देन वी कैन से दैट कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड्स द नेसेसरली सेंट्रीपिटल फोर्स। और इस सर्कुलर पाथ की रेडियस r मान ले, मास में m मान ले, देयरफॉर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू mv² अपॉन r के बराबर होगा। ठीक है, अगर मैं यहां से देखता हूं तो मैं यहां से कह सकता हूं कि भाई नॉर्मल रिएक्शन है वो बच्चों वेट के बराबर होगी। देयरफॉर वी कैन से दैट r इज इक्वल टू mg। नाउ अगर इस सरफेस का जिस रोड के ऊपर कार टर्न कर रही थी उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू होगा, देन वी कैन से दैट म्यू इज इक्वल टू f अपॉन r। म्यू की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी भाई, आपके पास f अपॉन r के बराबर होगी। एंड वी कैन से दैट f इज इक्वल टू म्यू r। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू r के बराबर हो गया। r की वैल्यू किस नंबर 2 से पुट कर दो, वी गेट f इज इक्वल टू म्यू mg के बराबर हो गया। और बच्चों यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी आपके पास बराबर होगी। और मैंने यहां से कह दिया कि म्यू mg इज इक्वल टू mv² अपॉन r। m से m कैंसिल आउट हो गया, और v² इज इक्वल टू म्यू gr एंड v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू gr। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच द कार कैन टेक टर्न विदाउट स्किडिंग। बिना स्किडिंग किए और बिना ही ओवर टर्न किए हमारे पास ये क्या करेगी कि भाई इस मैक्सिमम वेलोसिटी से टर्न कर सकती है। आगे देखिए, इसमें जी है वो हमारे पास क्या होगा, धरती माता पे कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हम धरती माता पे कर रहे हैं। जी की वैल्यू कांस्टेंट है तो मैं कह सकता हूँ कि वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है म्यू पे, एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। आर पे भी डिपेंड करेगी और म्यू पे भी हमारे पास वेलोसिटी है वो डिपेंड करेगी। देयरफॉर वी कैन से दैट कि म्यू है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस एंड नेचर ऑफ मटेरियल। देयरफॉर वी कैन से दैट वेलोसिटी है वो नेचर ऑफ मटेरियल एंड नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करेगी। और दूसरा ये कहता है वेलोसिटी मस्ट आल्सो डिपेंड्स ऑन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। इसके ऊपर भी डिपेंड करेगी। रेडियस ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे कि ज़्यादा वेलोसिटी से टर्न कर सकती है,
और रेडियस अगर हमारे पास कम होगी देन वी कैन से दैट इट विल टेक टर्न विद स्मॉलर स्पीड से टर्न करेगी। ये तो था बच्चों हमारे पास लेवल रोड के ऊपर। दूसरा हमारे पास होता है बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड है वो हमारे पास क्या होता है, एंड वाई द रोड आर बैंक्ड एट द टर्न। जब जहाँ पे व्हीकल टर्न करता है तो वहाँ पे रोड है, उसका आउटर एज है वो उठा हुआ होता है, बट इनर एज है वो हमारे पास क्या होता है कि भाई झुका हुआ होता है। तो ये आता है बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड आता है। तो व्हाट इज द बैंकिंग ऑफ रोड? बैंकिंग ऑफ रोड हमारे पास क्या कहता है भाई, इट इज द फिनोमिना इन विच द आउटर एज इज हायर देन द इनर एज। आप किसी भी रोड पे चले जाओ, हर एक रोड के ऊपर हमारे पास बाह्य जो एज है वो उठी हुई होगी और जो इनर एज है वो हमारे पास झुकी हुई होगी। ये मैंने मान लिया कि ये मेरे पास कोई भी एक बैंक रोड है और ये रोड है वो हमने बैंक कर रखा है एट एन एंगल थीटा, किसी एंगल थीटा के ऊपर ये उठा हुआ है। अब यहाँ पे ये कहता है कि बैंकिंग ऑफ रोड की हमें जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहले तो ये कहता है कि इसका एक कंपोनेंट है वो क्या प्रोवाइड कर देता है, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो प्रोवाइड कर देता है। और जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड कर देता है देयरफॉर हम कहेंगे कि भाई हमारे पास नेसेसरली सेंट्रीपिटल फोर्स है वो प्रोवाइड हो जाएगा। दूसरा ये कहता है कि भाई हमारे पास जो टायर्स है वो कटते फटते नहीं है, दैट इज वी कैन से दैट टू रिड्यूस द वेयर एंड टियर ऑफ टायर्स। एंड तीसरा ये कहता है कि टू अवॉइड स्किडिंग। और चौथा पॉइंट ये कहता है कि भाई ये हमारे पास क्या करता है, टू अवॉइड ओवर टर्निंग से भी हमारे पास बच जाते हैं। यहाँ पे मैंने कह दिया कि मेरे पास कोई भी कार थी, कार का मास बच्चों m था। अब वो हमारे पास हमने मान लिया कि इसी वेलोसिटी v से टर्न कर रही थी। अब यहाँ से कार का मास जब m था तब हम कहेंगे कि वेट है वो कार का नीचे की साइड में एक्ट करेगा। और जैसे हम टर्न करेंगे तो बोलो इस प्लेन के अलोंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा या नहीं, इस प्लेन के अलोंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा सरफेस के अलोंग। ये मैंने कह दिया ये इसकी नॉर्मल रिएक्शन होगी। और बच्चों जब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा। और ये भी हम कहेंगे कि ये एंगल भी कितना होगा, थीटा एंगल होगा। आर का इस साइड में कंपोनेंट होगा वो कितना हो जाएगा, आर कोस थीटा। इस साइड में जो कंपोनेंट होगा वो कितना हो गया आपके पास, आर साइन थीटा के बराबर हो गया। अगर मैं इस साइड को पीछे बढ़ाता हूँ तो पीछे बढ़ाऊंगा तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना बन रहा है, थीटा। एफ का इस साइड में जो कंपोनेंट होगा वो होगा एफ कोस ऑफ थीटा, और जो नीचे की साइड में कंपोनेंट चला जाएगा वो एफ साइन ऑफ थीटा। मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि भाई आर साइन थीटा और एफ कोस थीटा ये किधर एक्ट कर रहे हैं, सेंटर की साइड में एक्ट करते हैं। और जो सेंटर की साइड में जो फोर्स एक्ट करेगा वही तो प्रोवाइड करेगा नेसेसरली सेंट्रीपिटल फोर्स। देयरफॉर वी कैन से दैट आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा विल प्रोवाइड्स द नेसेसरली सेंट्रीपिटल फोर्स। और मैंने कह दिया कि आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा मस्ट बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। और बच्चों हमने अगर मान लिया कि इस सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, देन मैं कह सकता हूं कि म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर एंड वी गेट एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। एफ की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये आएगा आर साइन थीटा, मेरे को वी कैलकुलेट करना है, प्लस म्यू आर कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ये आएगा। और देखो यहाँ से आर इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। आगे देखो, क्या आप ये नहीं कह सकते कि आर कोस थीटा है वो एम जी प्लस एफ साइन थीटा के बराबर है। यहाँ मैंने कह दिया कि आर कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ
साइन ऑफ थीटा। और बच्चों एफ इजिकल टू म्यू आर था, मैंने लिख दिया आर कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस म्यू आर साइन ऑफ थीटा। इसको लेफ्ट साइड में ले आऊं, लेफ्ट साइड में ले आऊंगा तो ये आएगा आर कोस थीटा माइनस म्यू आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। और भाई यहाँ से आर कॉमन ले लो, और जैसे आप आर कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा आर इंटू कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। ये इक्वेशन नंबर कितनी होगी आपके पास? 2 होगी। और बच्चों यहाँ से हम 1 नंबर इक्वेशन को 2 नंबर से डिवाइड कर दें, और जैसे 1 नंबर इक्वेशन को 2 नंबर इक्वेशन से डिवाइड करोगे देन वी गेट आर इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा, आर इंटू साइन थीटा प्लस म्यू कोस थीटा अपॉन आर इंटू कोस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर इंटू एम जी। और एम से एम कैंसिल आउट हो गया, आर से आर कैंसिल आउट हो गया। और सोल्व करो तो सोल्व कर लो, कोस थीटा ऊपर से कॉमन ले लिया और ये आएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस म्यू अपॉन कोस थीटा कॉमन आ गया, इसकी जगह 1 बचेगा, 1 माइनस म्यू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर जी। और कोस थीटा कैंसिल आउट हो गया। बोलो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, टेंजेंट थीटा प्लस म्यू अपॉन 1 माइनस म्यू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर जी। और बच्चों यहाँ से मैं यूँ कह दूँ वी स्क्वेयर इज इक्वल टू आर जी इंटू म्यू प्लस टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेंजेंट ऑफ थीटा के बराबर आ गया। और अगर मैं मैक्सिमम वेलोसिटी की बात करूं तो मैं कह सकता हूं v मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर ऑफ आर जी इंटू म्यू प्लस टेंजेंट थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेंजेंट ऑफ थीटा के बराबर आ गया। दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच ए व्हीकल कैन टेक टर्न। और हम कहेंगे कि भाई ये हमारे पास जो लेवल रोड था उससे हमारे पास क्या होगी, आपके पास ज़्यादा होगी। ठीक है भाई, यहाँ पे स्पेशल केस कर लो कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, इसका मतलब लेवल है, तो बोलो अंडर रूट म्यू आर जी आ गई। और जैसे जैसे हम कहेंगे कि थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। ये एक बार देख लो, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो।